अब इसमें क्या था, हमारे पास ये काउंटर की क्लास आपके सामने है। ये काउंटर की क्लास हमारे पास वही पुरानी काउंटर की क्लास है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल एक हमारे पास इसका प्राइवेट डाटा मेंबर है काउंट, उसको हमने इनिशियलाइज किया होता है बाय डिफॉल्ट 0 से, ठीक है। और उसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं और उससे हम रिटर्न, एक गेट काउंट का फंक्शन है जिसमें हम काउंट को रिटर्न करते हैं। मेन काम सारा जो है, फिर मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ सही समझ नहीं आता। एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे हमने ये किया है कि हमारे पास एक क्लास थी काउंटर, ठीक है। और उस काउंटर की क्लास में हमने वही एक अपना वही जो पुरानी हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं अपनी काउंटर, एक काउंट उसका प्राइवेट डाटा मेंबर है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक पैरामीटराइज है, एक बाय डिफॉल्ट 0 वाला है। फिर इंक्रीमेंट काउंट में हमने सिंपल क्या किया है, इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने गेट काउंट में सिंपल हमने क्या किया, रिटर्न। अभी ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसके फंक्शन पर मैं नहीं आ रही, आप लोग मेन पे है। मेन पे मैंने दो ऑब्जेक्ट इस क्लास के बना लिए, ठीक है, C1 और C2 के नाम से। और पहले मैंने C1 डॉट गेट काउंट किया है। अब जब वो गेट काउंट करेगा तो काउंट बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। तो C1 डॉट गेट काउंट से मेरे पास जो रिटर्न होगा वो आंसर 0 रिटर्न होगा। अब ये देखो, अच्छा अब ये देखो ये क्या हो रहा है, लाइन नंबर 31 में मुझे बताओ कि C1 में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? C1 में इंक्रीमेंट पॉसिबल है? C1 क्या है, ये देख लो, लाइन नंबर 29 में देखो ये क्या है, C1 काउंटर का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लाइन नंबर 31 में ऑब्जेक्ट पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं ओवरलोडिंग नहीं करूँ तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कभी ऑब्जेक्ट पे तो कोई परफॉर्म नहीं ना करता। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस पे, किसी नंबर पे, किसी एक सिंगल वेरिएबल पे परफॉर्म करता है ना, ठीक है। तो लाइन नंबर 31 जो मैंने किया है ये मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करूंगी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आपने जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, आपने रिटर्न टाइप जो रखनी है आप रखो, अगर आपने रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रखनी तो आप वाइट रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे परफॉर्मेंस करनी होती है, फिर मुझे वापस ऑब्जेक्ट, रिटर्न टाइप है मुझे ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसकी रिटर्न टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट ही रखती हूँ। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, ठीक है। तो क्लास इस वक्त मेरे पास है काउंटर। उसके बाद अगर आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो आपने कीवर्ड यूज करना है ऑपरेटर का, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है, ठीक है, जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है आपने वो यूज करना है, ठीक है। इस वक्त मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दो प्लस के साइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ना, तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रही हूँ। तो सिंटेक्स मैं आपको बता रही हूँ कि रिटर्न टाइप, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट पे परफॉर्मेंस हो रही होगी और वापस इस फंक्शन के बाद यानी इस ओवरलोडिंग के बाद मेरे पास रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट रखी है। ऑपरेटर कीवर्ड होता है, ओवरलोडिंग अगर आपको किसी ऑपरेटर की करनी है तो उसके लिए ऑपरेटर कीवर्ड होता है। और तीसरी चीज इसमें जो होती है वो ये होता है कि जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं। समझ आइए बात की, क्लियर हुई है ये चीज? यस मैम। ठीक है, फिलहाल मैं इसका कोई आर्गुमेंट नहीं दे रही, ठीक है। आर्गुमेंट कब दूंगी वो फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। फिलहाल मैं इसका कोई आर्गुमेंट नहीं दे रही। ये इसकी बॉडी, अब ये आप यही समझ लो जैसे आप फंक्शन बनाते थे ना, तो फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनकी बॉडी होती है, उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके रिटर्न टाइप होते हैं। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिंपल इस कीवर्ड पे है, ठीक है। इस कीवर्ड पे है और इस साइन पे है कि आप किस ऑपरेटर को करना, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर करना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा दो, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर स्टैटिक लगा दो, ठीक है, माइनस का करना है माइनस लगा दो। जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है हम वही ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। रिटर्न टाइप हमारे पास काउंटर आ गई, कीवर्ड ऑपरेटर यूज हुआ ताकि पता चले कि ओवरलोडिंग हो रही है ऑपरेटर की, किस ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। आर्गुमेंट्स देने हैं यहाँ दे सकते हैं, फिलहाल मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दे रही, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, जैसे फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस होती है, कर्ली ब्रेसेस विद इन कर्ली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी होती है, इसी तरह ऑपरेटर की भी बॉडी होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब ये आपकी मर्जी है या ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है, आपका प्रोग्राम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। आपके पास क्या सिनेरियो इस वक्त, आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ओवरलोड करके आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाह रही, मैं सिंपल जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट ही करना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो रही है तो मैं काउंट को सिंपल इंक्रीमेंट करना चाह रही हूँ। तो जो भी इसका काउंट है, जो अपना इसका बड़ा था, उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट देना ना। देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो जो काम आपने करना है, करने के बाद आपको रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया और उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट बना है तो इसका जो प्राइवेट मेंबर है वो मैं एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो टेम्प का मैंने काउंट एक्सेस किया,
और उसमें मैंने क्या कर दिया, जो अभी इंक्रीमेंट होने के बाद काउंट आएगा, ठीक है। और रिटर्न मैं क्या करूंगी इधर, कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँ मैं इधर, temp ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, अब ये चीज मैंने अपनी मर्जी से की है। मेरा फिलहाल जो प्रोग्राम था या जो एग्जांपल थी या जो सिनेरियो था, वो मुझे ये कह रहा था कि कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने काउंट को इंक्रीमेंट करना है और किसी ऑब्जेक्ट में डाल के आपने उसको रिटर्न करना है, तो मैंने ये किया। आपका सिनेरियो अगर कुछ और आपको कहेगा तो आप अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी को जनरेट करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप कोडिंग करोगे, ठीक है। तो ओवरलोड करने का तरीका क्या था, सिंपल, आपने रिटर्न टाइप में एक ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर का कीवर्ड, जो साइन वो ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड करना चाह रहे हो, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट्स, इसमें हम आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, फिलहाल कोई आर्गुमेंट नहीं है। और इसी तरह कर्ली ब्रेसेस, जिस तरह हम यूज कर रहे थे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फंक्शन भी। और ये विद इन क्या है, ये बॉडी है, इसमें जो कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे मेन में आओ, मेन में लाइन नंबर 41 पे C1++ था, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे इंक्रीमेंट हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ओवरलोडिंग के पास चला जाएगा। ओवरलोड में जाके ये रिटर्न में भी ऑब्जेक्ट ही ले जाएगा, यानी जब ये 41 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जो कुछ टेम्प पे पड़ा होगा वो लाइन नंबर 41 पे आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज, yes ma'am ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, अच्छा अब हमारे पास, आपको पता है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स भी होते हैं और प्री फिक्स भी होते हैं, ठीक है। अभी मैंने पोस्ट वाला काम किया ना, Yes, ma'am. पोस्ट में ये मुझे ये करना था, ये पोस्ट वाला नहीं करना था, ये करना था प्री वाला, ठीक है। अच्छा, ये प्रीफिक्स अगर आपने करना है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आप प्रीफिक्स में कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं देना। और अगर यही काम आपने पोस्ट में करना है, ठीक है, जैसे ये नीचे हुआ है लाइन नंबर 30 पे हुआ है जो, तो फिर आपने इसके आर्गुमेंट में सिंपल एक इंटीजर सिंपल इंट लिखना, ठीक है, इससे वो पोस्ट फिक्स हो जाएगा। बाकी आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। डिक्रीमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी, अगर प्रीफिक्स है तो नल आर्गुमेंट्स, और अगर पोस्ट फिक्स है तो आपने सिंपल इसके पैरामीटर में इंटीजर दे देना, ठीक है। एग्जांपल समझ आइए, नहीं आई? एक्सक्यूज मी मैम, बताओ। मैम ये लाइन नंबर 22 एक बार बता दें। लाइन नंबर 22, अच्छा लाइन नंबर 22 में मैंने क्या किया, मैंने काउंट में इंक्रीमेंट किया था, ठीक है। तो अब मैंने इसकी रिटर्न टाइप काउंटर रखी हुई है, यानी मैंने उसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। क्लास है ना, ये काउंटर क्या है, क्लास है, तो इसका मतलब है मेरी इसकी रिटर्न टाइप कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न करना है। तो मैंने अंदर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनने का क्या मतलब था कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम काउंट है, तो उसके काउंट में मैंने इंक्रीमेंटेड काउंट रखा, ठीक है। और फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट था, वो मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैम जी मैम, अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, सबको समझ आ गई यहाँ तक, yes ma'am है कोई इश्यू तो बोलो यहाँ पे, वरना आगे चलो। और टास्क करते वक्त फिर ना बोलना कि मैडम ये हो गया वो हो गया। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे सामा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी पहली बार आउटपुट आएगी वो तो 0 आएगी, लेकिन दूसरी बार 2 आएगी, वो मैम 1 नहीं आनी चाहिए। कहाँ पे? हम जब इसे रन करेंगे उसके बाद मैम पहले 0 आएगी फिर 2 आएगी, लेकिन इंक्रीमेंट में तो एक मैं ही ऐड होता है। बताती हूँ, ये देखो मेन में आओ ना पहले, ये देखो पहले लाइन नंबर 38 पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर लाइन नंबर 39 में देखो, यस लाइन मैम, नंबर 39 में देखो एक और इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये दोबारा कॉल होगा, इसलिए वो एक दफा और इंक्रीमेंट कर रहा है उसको, ओके मैम, ठीक हो गया, क्लियर होगी ये चीज, यस मैम क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास पहले एग्जांपल होगी कि हमने अगर एक सिंपल यूनरी ऑपरेटर, यानी जैसे इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट का भी सेम ही केस है, ठीक है। डिक्रीमेंट में बाकी सब कुछ वही रखोगे, यहाँ पे सिंपल जो है आप डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज कर लोगे, और कुछ भी नहीं चेंज करना, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, ठीक है। मैं मतलब ये जो इनपुट और आउटपुट की है उस ऑपरेटर की बता देती हूँ और एक बाइनरी की बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से टास्क करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ वापस अपने उस पे presentation पे। अच्छा, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे प्लस हो गया, जो दो नंबर्स पे होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई,
डिवाइड, इस तरह का ऑपरेटर। अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का क्या सीन है? आपको क्या चाहिए? बाइनरी ऑपरेटर जैसे दो नंबर्स पे होता है ना, ठीक है, तो इसी क्लासेस के केस में हमने फॉर एग्जांपल वही काम दो ऑब्जेक्ट्स पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वो किसने बताया था, जाफर था आई थिंक, जिसने ये बात की थी कि आपने अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे कोई काम करना है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, तो आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो आपको ये करना पड़ता है कि या तो आप ये दोनों, अगर आपने C1 और C2 दोनों एज आर्गुमेंट पास करने हैं, तो फिर आपको नॉन मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। ये बात मेरी समझ आई है किसी को, कि अगर आपने दो C1 और C2 दोनों आर्गुमेंट में पास करने हैं ना, तो फिर आप इसके मेंबर फंक्शन, अगर वो मेंबर ऑपरेटर फंक्शन है ना, तो फिर आप नहीं पास कर सकते, उसमें एक आर्गुमेंट होगा। मैं एग्जांपल करके भी बता देती हूँ, ठीक है। और अगर जैसे मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब आ रही है आवाज? आवाज यस आ रही मैम। है सबको? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ये बात बता रही थी कि अगर अगर आपने दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं ना, फॉर एग्जांपल आप दो ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट पास करना चाहते हो, तो फिर आपको जो अपना क्लास का जो फंक्शन होता है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, वो आपको नॉन मेंबर रखना पड़ता है। नॉन मेंबर मतलब वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होगा, वो आउट ऑफ क्लास डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं, तो फिर मैंने जो फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, उसको फ्रेंड बोला है, ठीक है। और फ्रेंड का आपको पता है ना कि वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, उसे हम डिफाइन ही आउट ऑफ क्लास करते हैं। और इन केस आप फ्रेंड का कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन को क्लास में ही डिफाइन करना चाहते हो, यानी क्लास का मेंबर फंक्शन बनाना चाहते हो, तो फिर आप दो आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, फिर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो। क्लियर हुई है ये चीज? क्लास ये चीज क्लियर हुई है? मैम रिपीट कर देंगे। ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर आपने जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, C3 इज इक्वल टू C1 भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय C2 भी एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, और दरमियान में स्टेरिक है। तो अगर मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की, तो दो ऑब्जेक्ट आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको मैंने ओवरलोड किया हुआ है। अब मैं बात ये बता रही हूँ कि अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो फंक्शन है उसको क्लास का मेंबर फंक्शन रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ आर्गुमेंट्स में दो चीजें पास नहीं कर सकते, एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आप दोनों आर्गुमेंट पास करो, यानी C1 भी एज आर्गुमेंट पास करो, C2 भी एज आर्गुमेंट पास करो, तो उस केस में आपको ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है उसको नॉन मेंबर बनाना पड़ेगा, यानी वो क्लास का मेंबर ना हो। और क्लास का मेंबर हम कैसे नहीं बना सकते, यानी फ्रेंड अगर आप कीवर्ड यूज कर दो तो वो फर्दर फ्रेंड के कीवर्ड यूज करने के बाद वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं रहता, ठीक है, वो नॉन मेंबर फंक्शन बन जाता है। और उसकी सारी डेफिनेशन हम यहाँ सिर्फ सिग्नेचर उसका देते हैं, डेफिनेशन सारी आउट ऑफ क्लास होती है। क्लियर हुई ये चीज? यहाँ यानी यहाँ पे फ्रेंड मुझे यहाँ मुझे फ्रेंड क्लास यूज करने की जरूरत नहीं, फ्रेंड का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी ना, जैसे मैंने यूनिटरी ऑपरेटर को किया था यहाँ पिछली साइड में, मैं आराम से इसको कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने क्या किया था, यूनिटरी ऑपरेटर में मैंने कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ दो आर्गुमेंट्स दिए हैं, अगर दो आर्गुमेंट दिए हैं तो इसके साथ मैंने फिर फ्रेंड का कीवर्ड यूज किया ताकि ये नॉन मेंबर फंक्शन बन जाए। इस बात में क्लियर हुए हो कि नहीं अभी? यस मैम। ठीक हो गया? एग्जाम्पल भी मैं यहाँ दूसरी स्क्रीन में शेयर करती हूँ, यहाँ समझ नहीं आती जैसे। एक मिनट।
अब ये देखो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्लास हमारे पास स्टिल वही है, ठीक है, काउंटर वाली, जिसमें हमने काउंट को बाय डिफॉल्ट 0 किया हुआ है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, फिर उसमें इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है और रिटर्न काउंट किया हुआ है। अब बात आ जाती है कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। मेन वे आउट, काउंटर C1 भी एक ऑब्जेक्ट है क्लास काउंटर का, C2 भी एक ऑब्जेक्ट है क्लास काउंटर का। मैं ये चाह रही हूँ, वैसे तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई का ऑपरेटर किस पे यूज होगा, दो वेरिएबल्स पे, दो नंबर्स पे, ठीक है, चाहे वो जिस भी टाइप के हो। अगर ये परफॉर्मेंस मैंने ये काम स्टैटिक यानी जो मल्टीप्लाई का काम है वो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है, तो मुझे ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, यानी अपना डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टैटिक यूज हो तो फिर उस वक्त उसका क्या फंक्शन हो, ठीक है। जैसे फंक्शन ओवरलोड हो जाता था ना कि डाटा टाइप चेंज होती थी, मतलब इंटीजर होता था तो वो इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल करता था, फिर फ्लोट होता था तो वो फ्लोट वाले फंक्शन को कॉल करता था। इसी यहाँ पे डाटा टाइप यानी चेंज हो गया, पहले वेरिएबल्स होते थे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी और वो मैंने अपनी मर्जी से चेंज की, ठीक है। अब इसको ओवरलोड कैसे किया, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें पास की हुई है ना, दो आर्गुमेंट्स पास किए हुए, दोनों काउंटर टाइप के। क्लास समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो मैंने इसको बना, अच्छा पहले मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं फ्रेंड, इसको मैंने क्यों बनाया, इसको मैंने फ्रेंड इसलिए बनाया है अदरवाइज ये दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। इस वक्त मुझे इसको देने हैं दो आर्गुमेंट्स, और अगर इसको मैं फ्रेंड क्लास फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाऊंगी तो फिर ये दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, फिर ये कहता है कि मैं इसका मेंबर फंक्शन और मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करूंगा, ये इसका रूल है, ठीक है। और फ्रेंड का कीवर्ड यूज करने से ये इसका मेंबर फंक्शन रहा ही नहीं है, ठीक है, ये नॉन मेंबर फंक्शन बन गया। अब मैं इसको दो आर्गुमेंट पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगेन पिछले एग्जांपल में मैंने बताया आपको काउंटर क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है, फ्रेंड मैंने इसको इसलिए बनाया कि ये दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर सके, ऑपरेटर इसका कीवर्ड है, स्टैटिक वो ऑपरेटर है जिसको मैंने ओवरलोड करना है, ठीक है, और दो इसके आर्गुमेंट्स है, ठीक है, दोनों मैंने क्लास काउंटर टाइप के आर्गुमेंट इसको पास कर दिए। अब इसकी डेफिनेशन में आओ, ये इसका सिग्नेचर है, ठीक है, डेफिनेशन में आओ जो मैंने आउट ऑफ क्लास इसको डिफाइन किया है। अब जो काउंटर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है Cn और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है Cn, मैंने इसके काउंट को उठाना है, इसके काउंट को उठाना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, Cn डॉट काउंट यानी एक का जो काउंट है उसको पिक किया, फिर Cm डॉट काउंट दूसरे का काउंट को पिक किया, आपस में उनको मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने सेव कर दिया C में। क्लियर हुई है ये चीज? हो गया Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है। और लाइन नंबर 23 में मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वो जो काउंटर था यानी जो C उसकी वैल्यू विद वैल्यू C, ठीक है, यानी काउंटर को मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, समझ आई, तो मैंने ये इसको रिटर्न कर दिया। ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, समझ आ गई है नहीं आई? सिंपल दो उन दोनों के काउंट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न तो मैंने करना था ना क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप थी काउंटर, ठीक है। मैम ये रिटर्न कंस्ट्रक्टर की है। रिटर्न कंस्ट्रक्टर नहीं किया, रिटर्न ऑब्जेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे काउंटर नहीं भी लिखो तो ये सी को एज एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट भी करेगा, ठीक है। सी है तो यहाँ पे वेरिएबल, लेकिन रिटर्न ऑब्जेक्ट होना था ना, तो ये काउंटर यानी काउंटर का ऑब्जेक्ट एक सी उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ आई Okay, बात ma'am. की? ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया? काउंटर एक्सेस कर सकते हैं क्या कर सकता है? अगर रिटर्न में, जैसे जाफर ने बोला रिटर्न में काउंटर ना लिखें तो रिटर्न में काउंटर ना लिखूं तो फिर इसको रिटर्न ही ना करूँ ना, ऑब्जेक्ट रिटर्न ही ना करूँ। जब परफॉर्मेंस ये ऑब्जेक्ट्स पे करनी है और वापसी पे भी मुझे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो वापस आए, तो फिर मैं इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप मैंने काउंटर रखी है ताकि मेरे पास रिटर्न में कुछ ऑब्जेक्ट है। ये लाइन अब मेन पे आओ ना, फिर आपको इस बात की समझ आएगी। मेन पे आपको पता है ना कि काउंटर बाय डिफॉल्ट 0 था, ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 का जो काउंट था उसके लिए इंक्रीमेंट काउंट को कॉल किया, यानी यहाँ पे काउंट 1 हो गया। फिर मैंने C2 का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसके लिए इंक्रीमेंट को अलग से कॉल किया, यानी जो C1 का काउंट है वो भी 1 हो चुका है और C2 का जो काउंट है वो भी 1 हो गया। क्लियर हुई है ये चीज? ठीक है, यहाँ पे जो C1 का काउंट है, अच्छा C1 डॉट काउंट जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस लाइन के उसके बाद जो है वो C2 डॉट काउंट वो भी क्या हो चुके हैं, वो भी 1 हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हुई है ये दोनों बातें? यस मैम। एक मिनट क्लास।
ओके, अब आ जाए आप लाइन नंबर 31 पे। लाइन नंबर 31 में क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ओवरलोडिंग हो रही है, और उसके बाद जो आंसर है वो C3 में सेव हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से इस लाइन नंबर 31 में जैसे फंक्शन कॉल होती है ना, इस तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल होती है। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हो गई, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके वो क्या करेगा, लाइन नंबर 22 में मैंने काउंट के दोनों काउंट थे, दोनों ऑब्जेक्ट पास किया ना, यानी C1 CN में आ गया और C2 का जो ऑब्जेक्ट है वो CM में आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? यस मैम। ठीक है, ये दो एज आर्गुमेंट पास हो गए, एक C1 एक C2, दोनों एज आर्गुमेंट पास हो गए। और जो CN का काउंट है, यानी जो C1 का काउंट है 1, वो यहाँ पे आ गया, और CM का जो काउंट है वो भी 1 है, वो यहाँ आ गया। दोनों 1 into 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 1। आंसर किस में सेव हो गया, C में। ठीक है, और C को एज ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस मैम। ठीक है, अब C3 में जो C सेव हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, उसके एक वेरिएबल, यानी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो मैंने वो लिखा था वो मैंने इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था कि आपको पता हो कि यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होगा, COD। मैम यहाँ पे हम जो हमने इंटीजर सी किया है, तो इधर हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते थे। हाँ, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे, आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो C रिटर्न हुआ है ना, यहाँ C3 इक्वल टू C आ जाएगा ना, ये वाला C जो रिटर्न हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं C जो था ये एज अ वेरिएबल था ना। ठीक है, जब मैंने उसको एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया तो उसका एक जो प्राइवेट मेंबर था, अब देखो अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो उसका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, ऐसा ही है। जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर यस कॉल नहीं मैम। किया था तो काउंट 0 हो रहा था। ठीक है, और अभी मैंने उसको वैल्यू के साथ कॉल किया, यानी जो ऑब्जेक्ट में पास कर रही हूँ उसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, उसमें एक वैल्यू है जो कि 1 के, अभी 1 into 1 आंसर 1 ही आया होगा ना। ठीक है, जो भी वैल्यू थी 1 थी 2 थी, अभी मैंने जो इसको कॉल किया कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटराइज कॉल होगा, अभी ये काउंट C हो जाएगा। और C में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, C जो मैंने रिटर्न किया उसमें क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 1 1 पड़ा। ठीक है, तो काउंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी 1। ठीक है, और सबसे आखिरी लाइन में मेन में देखो, जब मैंने C3 डॉट गेट काउंट किया लाइन नंबर 32 पे C3 डॉट गेट काउंट किया है, तो C3 का जो गेट काउंट है उस वक्त C3 के लिए जो इसका काउंट है वो भी 1 है, क्योंकि ये दोनों 1 है, मल्टीप्लाई हुआ आंसर तो काउंट इक्वल टू 1 है। ठीक है, वैल्यू से ज्यादा समझाने की बात ये थी कि जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है तो हुआ क्या है। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से एक फंक्शनलिटी डिफाइन कर दिया है। अब जरूरी नहीं है आप लाइन नंबर 22 और 23 पे जो लिखा है आप वही करो, जब भी मल्टीप्लाई का साइन है जरूरी तो नहीं है ना आपने यही करना है। आप वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपका सिनेरियो क्या कह रहा है। जैसे आगे मैं टास्क दूंगी उसमें मल्टीप्लाई को ओवरलोड करना है, लेकिन उसका उसका फंक्शनलिटी डिफरेंट करनी है। अभी मेरा प्रोग्राम ये मुझसे डिमांड कर रहा था कि सिंपल आपने दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जो इनके प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने उनको सिंपल प्राइवेट मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर आंसर रिटर्न कर दिया। अभी जो टास्क मैं दूंगी उसमें इस तरह की चीज नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ और डिमांड हो रहा था। तो आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर जो बॉडी है ना वो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो बनानी है। क्लियर होगी ये चीज कि नहीं हुई? यस मैम, हो गई। ठीक है, अच्छा मैं तो ये कह रही हूँ कि जी मैम जो यहाँ पे हमने काउंट लिखा है ये जो ऑपरेटर के अंदर मैम, ये तो प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो ये यहाँ पे कैसे एक्सेस हो सकता है? क्या चीज है? ये जो मैम डेटा मेंबर काउंट है, हाँ, ये ये क्या मैम है? जहाँ पे हमने ओवरलोड किए यहाँ पे काउंट के अंदर लिखा है, लेकिन ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो ये कैसे यहाँ पे एक्सेस हो सकता है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये फ्रेंड, ओके मैम। ठीक है, हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा अच्छा, अब एक चीज और रह गई है वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं पार्ट्स में आपको टास्क देती हूँ। ठीक है, एक आखिरी चीज रह गई है, बस वो भी साथ ही सुन लो ताकि आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज रह गई है। अच्छा यहाँ स्लाइड में, अच्छा आप लोगों को सर ने वो करवाई है इंसर्शन वाला, इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर वो लोडिंग करवाई है सर ने? यस मैम। अच्छा ठीक है, वो उसकी एग्जांपल भी मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप जब टास्क करो तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अच्छा, आखिरी चीज मेरे पास ये है कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रही हूँ कि आपने यूजर से इनपुट भी लेना है आउटपुट भी लेना है, लेकिन आपने सी आउट भी यूज नहीं करना। आपने यूजर से इनपुट में एक पूरा ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, इसी तरह यूजर को आपने डिस्प्ले में भी पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है। और मैं ये चाह रही हूँ कि आप सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट यूज ही ना करें।
ठीक है, तो उस केस में हमें ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर यानी इंसर्शन एक्सट्रैक्शन वाली। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं वो भी समझा देती हूँ और उसके बाद आप एक टास्क करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सर ने भी यकीनन ये एग्जाम्पल करवाई होगी, मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमारे पास एक क्लास है डेट ऑफ बर्थ के नाम से। ठीक है, अब उसमें हमने करना क्या है, हमने यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ठीक है, विदाउट यूजिंग सी आउट और सी इन दिस स्टेटमेंट हमने अपनी फंक्शनैलिटी करनी है। ठीक है, वही डेट ऑफ बर्थ उसकी हमने डिस्प्ले भी करवानी है। डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या होता है, मंथ ईयर डे ही होता है ना। ठीक है, समझ आई बात की। तो मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से 3 चीजें लेनी है और वही तीनों चीजें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करनी है। तो क्लास बनाइए डेट ऑफ बर्थ और उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स 3 रख दिए। ठीक है, मंथ डे और ईयर बाय डिफॉल्ट उनको 0 कर दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज जो मेन बतानी है वो ये बतानी है कि जब भी आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, सी आउट और सी इन यानी कि ये इंसर्शन एक्सप्रेशन वाली ओवरलोडिंग करनी है, तो आपको पता है कि सी आउट और सी इन जो है ये ऑब्जेक्ट होते हैं ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम क्लास के। ठीक है, हमारे पास 2 क्लासेस है, एक ओ स्ट्रीम है, एक आई स्ट्रीम है, और जो सी आउट और सी इन अपनी क्लासेस में आप यूज करते हो ना अपने प्रोग्राम में, वो दोनों हम बेसिकली ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम के। ये बात क्लियर हुई है? यस। ठीक है, तो 2 हमारे पास मेन क्लासेस हैं, स्टैंडर्ड क्लासेस हैं, ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम। जब भी सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट यूज हम करते हैं तो उस केस में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि इन 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने उसको ओवरलोड करना है। ओवरलोड के केस में हमें इस क्लास को यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसी के ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करना है ना। ठीक है, इसी के ऑब्जेक्ट को यूज करना तो पड़ेगा हमें। ठीक है, ऑपरेटर को ओवरलोड करते वक्त। तो जब भी आपने इंसर्शन एक्सट्रैक्शन वाले यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन 2 ऑपरेटर्स हैं, इनको जब भी आपने ओवरलोड करना है तो आपको 2 क्लासेस एज अ फ्रेंड क्लास बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आपने इनके ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है। अपनी मेन जो भी आपकी क्लास है आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम को उसके साथ। ये बात क्लियर हुई है मेरी कि नहीं क्लियर हुई? मैम रिपीट कर दें प्लीज। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आप जो सी आउट टू सीन है उसकी स्टेटमेंट यूज ना करो, उसकी जगह आपके पास ये जो इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन है ये वाला साइन और ये वाला जो साइन है इन दोनों को ओवरलोड करना है। इन दोनों को ओवरलोड करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम यानी सी आउट और सी इन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, वो क्लास हम अपनी मेन क्लास के फ्रेंड बनाए। ठीक है, फ्रेंड बनाने का क्या होता है कि फिर हम अपनी क्लास में उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको फ्रेंड क्लास बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसके ऑब्जेक्ट को यूज करना है। ठीक है, अब मैं किसको हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक सीन अगर यूज करना है तो उसके लिए आई स्ट्रीम है, एक उसको मैंने बना दिया है फ्रेंड क्लास। ठीक है, रेफरेंस देना है रेफरेंस दे दो, बगैर रेफरेंस के करना आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या था, ऑपरेटर का कीवर्ड है। ठीक है, और किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है मैंने, आई स्ट्रीम है, तो आई स्ट्रीम के साथ मैं किस ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगी, जल्दी बोलो। मैम इनपुट वाला जो था। इनपुट वाले पे। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, अब इसके आर्गुमेंट्स की बात आ जाती है। आर्गुमेंट्स में मुझे 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, एक तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, और दूसरा मुझे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। समझ आ गई बात की?